चलो बच्चों, कहानी को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते तो हम लोगों ने ये सीख लिया कि बैरी सेंटर, ये मान लो बैरी सेंटर है, ठीक है, ये मान लो स्प्लिट होकर ऊपर आ गया है। इसके बाद हम यहां से अब आगे बात चालू कर रहे हैं। ये 5 हमारे डीजेनरेटेड ऑर्बिटल हैं बैरी सेंटर पर। अगर इसकी तरफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है तो इसके अंदर स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। ये ऊपर पहुंचे 2 ऑर्बिटल जिनके सामने एग्जैक्ट लिगेंड आ गया था। ये जो नीचे आए जिनके सामने लिगेंड सीधे सीधे नहीं आए थे, ठीक है। ऊपर वाले क्या थे, ईजी थे, नीचे वाले क्या थे, T2G थे। ये कब की कहानी है, यदि आपका आ रहा हो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अच्छा, यहीं पर मैं दूसरी कहानी को इधर ही दिखा देता हूं कि अगर वीक फील्ड आता तो क्या होता। वीक फील्ड आता तो ये होता, ये ऊपर जाते, ठीक है, और यहां ये नीचे आते। स्प्लिटिंग क्या होती वीक फील्ड के केस में, कम होती, ठीक है। ये T2G और ये EG। ये स्प्लिटिंग कब हो रही है, इधर वाली स्प्लिटिंग हमने कब बोली है, ये हमने बोली है जब हमारा WFL आ रहा है, वीक फील्ड लिगेंड आ रहा है। ये स्प्लिटिंग हमने कब बोल दी है, जब हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है, ठीक है, SFL आ रहा है। अब बच्चों देखो होता क्या है, मान लो हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है ये, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यदि एक इलेक्ट्रॉन है, D1, D2 या D3 का केस है, इन 3 केस को देखो तो इनमें फिलिंग कैसे होगी। जरा देखो, एक इलेक्ट्रॉन यदि है तो ये इस मेटल में कहां पर आ रहा होगा, अभी पूरी बात समझ में आ जाएगी। अगर इसके अंदर इस मेटल में एक इलेक्ट्रॉन होता तो कहां आता, लोअर एनर्जी पर। हमें जो सारे रूल हैं वो फॉलो करने हैं। कौन से रूल, जो हमारा वो आफा बाउ रूल है, वो सारी चीजें फॉलो करनी है। यानी यदि वीक फील्ड लिगेंड होता और सेंट्रल मेटल एटम को बॉन्ड बनाना होता लेकिन उसके पास अपने खुद का एक इलेक्ट्रॉन होता, तो कहां जाता, वो जाता T2G में। तो T2G में इलेक्ट्रॉन कितने होते, 1 0 0, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और EG में इलेक्ट्रॉन कैसे होते, EG के अंदर इलेक्ट्रॉन होते 0, ठीक है। इतनी बात समझ में। तो या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं T2G1 और EG1, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो यहां चला आता। इस केस में देखो, इस केस में भी क्या, T2G के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, FCFL आ रहा है, तो भी वो नीचे ही जाता। 1, इधर 0, इधर 0, और EG के अंदर भी खैर 0 0, इनमें कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यदि 2 इलेक्ट्रॉन होते तो क्या करते, क्या दोनों को पेयर कर देते, नहीं, एक को यहां लिखते, एक को यहां लिखते। तो यदि D1 का केस है, यदि D1 का केस है तो ऐसा होता यदि WFL होता, और D1 का केस है यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो ये होता। अच्छा, अब जरा देखते हैं बच्चों दूसरी कहानी। यदि D2 होता तो क्या होता, अरे सर अभी तो कोई दिक्कत नहीं, यहां वही होता, T2G 1 1 0, EG के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 0 0। यहां पर भी सर D2 के अंदर कोई दिक्कत ना होती, T2G के अंदर कितने, 1 1 0, EG 0 0। अच्छा बच्चों, D3 का केस होता तो क्या होता, D3 का केस होता सर तो यहां पर हो जाता T2G 1 1 1, और इधर EG 0 0, और यदि इधर होता तो हो जाता T2G 1 1 1, EG 0 0। अच्छा, मतलब यहां और यहां पर अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, अब बच्चों बात करते हैं D4 कॉन्फ़िगरेशन की। ध्यान से सुनना। अब देखो बच्चों, दो ऑप्शन है। यहां पर आपने एक 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 इलेक्ट्रॉन आपके आ गए हैं और आपको चौथा भरना है। यहां पर भी एक 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 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं और चौथा भरना है, ठीक है। अब देखो, यदि आप यहां पर अगला इलेक्ट्रॉन भरते हो तो यहां पेयरिंग होगी, रिपल्शन बढ़ेगा। यहां पर अगला इलेक्ट्रॉन भरते हो तो पेयरिंग होगी, रिपल्शन बढ़ेगा। अब आपके पास दो उपाय हैं, या तो यहां पेयरिंग कर दो या ऊपर पहुंचा दो। अगर
ऊपर पहुंचाने वाली एनर्जी ज्यादा है तो पेयरिंग कर दो, और यदि ऊपर पहुंचाने वाली एनर्जी कम है तो यहां पर फिर पेयरिंग ना करो, ऊपर पहुंचा दो। जब आपका वीक फील्ड लिगेंड आता है तो ये एनर्जी गैप कैसा होता है, कम। तो पेयरिंग नहीं करवाते, उस वक्त हम क्या कराते हैं, ऊपर भेज देते हैं, ये सही रहता है। जब आपका एसएफएल आता है तो हम ऊपर नहीं भेजते, हम क्या कराते हैं, पेयरिंग कराते हैं, क्योंकि इस केस में ऊपर के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा है, अच्छा है कि यहीं पर बना रहे। लॉजिक समझ में आ रहा है? यानी जब आप इसके बाद आगे बढ़ोगे, जब आप D4 पर चलोगे, तब यहां पर कहानी क्या होगी, T2G 211 EG 00। जब यहां चलोगे D4 के अंदर तो क्या होगा, इधर देखो, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, पेयरिंग ऊपर भेजेंगे ना, यहां पर तो हमने ऊपर भेजा है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, यहां हो जाएगा पेन, यहां हो जाएगा 11110। इधर क्या हो जाएगा, T2G 210, EG अभी भी 00। ठीक है, इसी तरह जब हम बात करें D5 D6 D7, जरा इसमें चेक कर लेते हैं, D5 D6 D7, जरा फटाफट देखो क्या हो रहा होगा। मैं ब्लैक से इसलिए लिख दे रहा हूं, अब फटाफट रेड से चलाता चलूंगा। यहां क्या हो जाएगा, T2G 111 अभी ऊपर ही जाएगा, EG के अंदर 11। यहां क्या आएगा, T2G 2, इधर 1 होगा ना, T2G 221, EG अभी भी 00 है। इधर T2G अब क्या आएगा, 211, EG 11। इधर क्या आएगा, T2G 222, EG 00। समझ में आ रहा है? इसमें हमें लगातार पहले इसको भर दिए, इसमें एक एक एक, फिर ऊपर एक एक, फिर नीचे आए। ठीक, D7, D7 में क्या हो जाएगा, इधर हमने 2 कर दिए, अब D7 में क्या हो जाएगा, 221। D7 में 221, और इधर क्या आ जाएगा, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही क्या, 3 1 4, 3 2 5, 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 2 4 1 5, सही चल रहा है, 1 है यहां पर, इधर कितना है, 1 है T2G में। EG में कितना आ गया, ये है 1 1। इधर क्या आ गया, T2G में कितना आ गया, 2 2 2। अब नीचे भर गए, ऊपर चलो, EG 10। सर इससे क्या करना है, ये सब याद रखना है? नहीं, कॉमन सेंस समझ में आ रहा है? हमें याद है क्या, हम तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, यहां वाले में भरा, फिर हमने यहां कहा ये स्प्लिटिंग कैसी है, स्प्लिटिंग कैसी है, कम है, हमने कहा पेयरिंग नहीं करा रहे, ऊपर लेके जा रहे हैं। यहां क्या करा रहे हैं, पहले पेयरिंग करा रहे हैं, जब नीचे सब भर गए फिर ऊपर लेके जा रहे हैं, सिंपल। तो ये हमने D7 तक देख लिया, यहां यहां यहां। ठीक है, अब बात करते हैं D8। अब बात कर लेते हैं, यहां कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं D8 का। ठीक है, अरे यहां कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं D8 का। D8 में क्या हो जाएगा, जरा देखो, T2G 2 2 2, EG 1 1। इधर देखो D8 में क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा T2G 2 2 2, EG 1 1।
अब इसके आगे D9 D10, यदि हम D9 और D10 में बात करें तो D9 में भी यहां पर अब इधर आएगा, यहां पर भी इधर आएगा, तो ये और ये कैसा सेम। D10 में भी ये और ये कैसा सेम। बात समझ आ रही? अब जरा याद करो कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था। मैंने आपसे क्या कहा था कि यदि D1 D2 D3 आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है सेंट्रल मेटल एटम का, तो यहां पर कोई मतलब नहीं होता WFL आ रहा है या SFL आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के लिए सेम, क्योंकि दोनों के लिए कॉन्फ़िगरेशन कैसे आ रहे हैं, सेम। अंतर, और मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था D8 D9 D10 इनमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहां पर इस केस में जब भी 6 लिगेंड आएंगे तो इसमें और इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दोनों में ही कैसा है, सेम सेम है। अब फर्क कहां से कहां तक मैंने बोला था, फर्क मैंने यहां से यहां तक बोला था, जरा देखो, D4 से लेकर D7 तक, D4 से लेकर D7 तक मैंने बोला था कि यहां पर फर्क पड़ेगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो पेयरिंग हो जाएगी, और वीक फील्ड लिगेंड आएगा तो फिर पेयरिंग नहीं होगी। चेक करो जरा पेयरिंग क्यों हो रही है। पेयरिंग होने का कारण समझ में आया? देखो यहां पर आपका सब कहां पर जा रहे हैं, इस वाली जगह पे देखो, सब नीचे ही जा रहे हैं, सब पेयर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले के लिए जाने वाली एनर्जी कैसी है, कम, इसलिए सब यहीं पर आ रहे हैं, इसलिए पेयरिंग हो रही है। आ रही बात समझ में? और इसके अंदर सब ऊपर जा रहे हैं, कोई पेयरिंग नहीं हो रही, क्योंकि ये वाला केस है WFL का और ये वाला केस है कौन सा, SFL का। तो पहली बात समझ में आई कि क्यों पेयरिंग करा देते हैं और क्यों पेयरिंग नहीं कराते हैं। इसका लॉजिक क्लियर हुआ? अब मेरी बात सुनो, इसके अंदर यदि हम बात करें कि इधर से इधर, जरा देखो, यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, यहां सेम है, यहां सेम है, दोनों केस में, ठीक है। इधर देखो, यहां सेम है, यहां सेम है, यहां सेम है, ठीक। अब एक टर्म आता है, वो टर्म कहलाता है क्या, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो देखो, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बोलेंगे हम, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बोलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आप तब बोलोगे जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो स्पिन ज्यादा होगी। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बोलोगे, व्हेन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे हो, ज्यादा हो, तब आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और सिमिलरली लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बोलोगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलोगे जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, कम होंगे। अब मेरी बात सुनो, यहां पर D1 D2 D3 के केस में किसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, किसमें कम है, सर ये तो सेम सेम चल रहा है। इसका मतलब D1 D2 D3 कॉम्प्लेक्स के लिए यदि D1 D2 D3 है सेंट्रल मेटल एटम पर, तो हम फिर बात नहीं करेंगे नो हाई स्पिन नो लो स्पिन, कोई हाई स्पिन और कोई लो स्पिन के बारे में बात नहीं होगी, नो हाई स्पिन नो लो स्पिन। याद है आपको, मैंने आपसे कहा था जब 6 चीजें अप्रोच कर रही हूं और अगर ऐसा हो कि 3 हो, 1 2 3, तो आप ये मत कराना कि इसकी पेयरिंग कराना, क्योंकि डी जो है वो तो आपके पास 2 अवेलेबल ही है। क्योंकि देखो अगर 3 आए तो नीचे ही आएंगे, 2 आपके पास खाली रहेगा, और आपको तो क्या चाहिए, D2sp3 ही चाहिए। और ये ऊपर कौन गए हैं, ऊपर किनकी एनर्जी बढ़ी है,
डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी एनर्जी बढ़ी है। यानी जो डी यूज होंगे वो कौन से डी यूज होंगे D2sp3 में, वो डी यूज होंगे कौन वाले, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले और डी जेड स्क्वायर वाले। और चूंकि सेम टाइप की ही ज्योमेट्री बनती है sp3d2, तो वहां पर भी जो डी यूज होते हैं वो यही दो यूज होते हैं। तो पहले इसका पता लगाया गया, शेप देखी गई, फिर आउटर का शेप देखी गई और उसमें कहा गया इसका मतलब यही दो डी वहां पर भी यूज होते हैं। तो ये डी यूज होने का लॉजिक समझ में आ गया। यहां कोई हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं। सिमिलरली यहां पर भी कोई हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं, सब में सेम है। ठीक है, तो हाई स्पिन और लो स्पिन, अरे यार, तो हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स डिफाइंड है किसके लिए, नो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहां कुछ नहीं है, सारा हाई स्पिन और लो स्पिन का खेल कहां पर चल रहा है, इधर चल रहा है। अब इन दोनों में बताओ किसको कहोगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, किसको कहोगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, कहां अनपेयर्ड ज्यादा दिख रहे हैं। तो जब एसएफएल होगा तो देखो अनपेयर्ड कम है, जब जाहिर सी बात है इस पे पेयरिंग हो जा रही है। WFL यहां पर पेयरिंग नहीं हो रही है, तो ये कहलाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और ये कहलाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये चीज पूछ ली जाती है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन सा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन सा है। तो याद रखिएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहां के लिए डिफाइंड हो रहा है, लेकिन ये सब हम बात किसके लिए कर रहे हैं, अभी अभी 6 लिगेंड जब आ रहे हैं तब, 4 में केस कुछ और हो जाएगा। ठीक है, उस पर अभी आते हैं। पहले एक चीज के बारे में हम और बात कर लें, और वो है एक टर्म जो पूछ लिया जाता है हमसे, और वो है, ये नोट का पहला पॉइंट लिख दिया और ये मैं नोट का दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं। हमसे पूछ लिया जाता है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। एस मींस क्या है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो कहां पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, वो लीगेंड जो अप्रोच कर रहा है उस पर भी डिपेंड कर रही है, और यहां जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उनके नंबर पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कहां से आया, ये अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका -0.4 T2GN प्लस 0.6 EGN मल्टीप्लाई बाई डेल्टा नॉट प्लस NP। ठीक है ना, एडवांस में नहीं आता इसका सवाल, लेकिन मेंस में तो कुछ भी पूछ लेते हैं, इसलिए ये बता दे रहे हैं। यहां क्या है, कभी पूछा जाए तो ये जो है टर्म, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल। अभी एक सेकंड में समझ में आ जाए, कुछ नहीं है, ये है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल, इन EG ऑर्बिटल। ठीक है, ये एक है, ये दूसरा। ये क्या है, ये है आपका नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर। और P क्या है, पेयरिंग एनर्जी। इसको अभी ऐसे ही N यानी नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर, पेयरिंग एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट अभी बताते हैं। ये है आपका नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर।
सर इसको कैसे निकालेंगे? देखो, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा इस जगह पर आप मुझे बताओ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, इसका मैंने डेल्टा नॉट दे दिया है, छोटा डेल्टा नॉट, इसका डेल्टा नॉट है, ये इसका डेल्टा नॉट है। सर डेल्टा नॉट का क्या मतलब है? डेल्टा नॉट का मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये डेल्टा नॉट क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए ज्यादा होती है, वीक लिगेंड के लिए कम होती है। अब यहां पर कोई आपसे पूछे कि क्या होगी वैल्यू क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की, तो मैं ये वैल्यूज यहां लिख रहा हूं, इस जगह पर ये जो वैल्यू लिख रहा हूं मैं, क्या वैल्यू लिख रहा हूं इस केस में, किसनी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और यहां मैं इसके अंदर की लिख रहा हूं। तो अभी तो दोनों केस में कैसी चलेगी? सेम चलेगी। यहां क्या होगा? यहां होगा एक इलेक्ट्रॉन है, T2G में है, तो -0.4 डेल नॉट इतनी आएगी। नॉट ऊपर क्यों भाग गया? नॉट नीचे, नॉट नीचे। तो ये होगी इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसको मैं प्राइम कह देता हूं, तो ये प्राइम हो गई। इसकी कितनी हो जाएगी? -0.4 और डेल नॉट, इसको मैंने नॉट ही किया हुआ है, तो यहां इतनी हो जाएगी। फिर जैसे जैसे आप यहां बढ़ते जाओगे, जैसे यहां कितनी हो जाएगी? यहां हो जाएगी -0.8 डेल नॉट प्राइम, यहां हो जाएगी -0.8 डेल नॉट प्राइम। यहां की वैल्यू कितनी हो जाएगी? D3 वाले में माइनस का 1.2 डेल नॉट प्राइम, यहां पर भी हो जाएगी माइनस का 1.2 डेल नॉट। ठीक है, यहां तक तो कोई टेंशन नहीं है, इसमें तो सब सेम सेम चल रहा है। अब आते हैं आगे वाले पर। आगे वाले में इधर देखो, इस वाले केस में क्या हो गया है? 3 के कारण क्या हुआ है? 3 के कारण माइनस का 1.2 डेल नॉट प्राइम। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, 3 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया? 0.4, तो माइनस का 12 हो गया। Eg में कितने हैं? 1, यानी 0.6 डेल नॉट प्राइम, इसका हो गया। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? इधर देखो, इधर अभी भी ये वैल्यू तो सेम ही रहेगी, ये वैल्यू तो सेम ही रहेगी, कुछ ऐसी, ये वाली वैल्यू, क्योंकि इसके अंदर अभी भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इतने ही हैं। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1.2 डेल नॉट, ये आ जाएगा, प्लस इसमें पेयर हुआ है, एक्स्ट्रा एक पेयर हुआ है, इधर पेयर नहीं है, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा पेयर हुआ है, यानी प्लस ऑफ पी। जितना एक्स्ट्रा पेयर आएगा, एक पेयर आ रहा है एक जोड़ दो, दो पेयर आ रहा है जो दो जोड़ दो, इसके हिसाब से। ठीक है, अच्छा इसके अंदर निकालो आप, इसके अंदर क्या आ रहा होगा? इसके अंदर आ रहा है -1.2 डेल नॉट प्राइम, इसके अंदर +1.2 डेल नॉट प्राइम। ठीक है, इसके अंदर यहां क्या आ रहा होगा? यहां आ रहा होगा माइनस का 1.2 डेल नॉट, प्लस कितने एक्स्ट्रा पेयर आ गए हैं? दो पेयर एक्स्ट्रा आ गए। समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से बात। अच्छा, एक ये वाला और देख लो, यहां पर यदि हम बात करें तो यहां क्या हो जाएगा? 5 वाला केस हो गया। अब हम 6 वाले पर आते हैं। यहां पर हो जाएगा 2 1 3 1 4, 4, तो यहां 12, यहां हो जाएगा 16, 1 पॉइंट दिस डेल नॉट प्राइम, इतना हो गया, प्लस Eg के अंदर कितने आ गए? Eg के अंदर आ गए आपके दो ही हैं, दो ही हैं, इसका मतलब यहां वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां वैल्यू आ जाएगी 1.2, 1.2 और डेल नॉट प्राइम, ऐसा आ गया। ठीक है,
सर यहां पर भी तो पेयरिंग हो रही, देखो पेयरिंग वाली कहानी जो है ना वो इधर लिखनी है, इधर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, और एक्स्ट्रा पेयर कितने हो रहे हैं इसकी तुलना में कितने एक्स्ट्रा पेयर होते हैं उसको लिखना होता है। इस जो फॉर्मूला है इसके अंदर जो पेयरिंग हो रही होती है, वो पेयरिंग कहां चला गया मेरा फॉर्मूला, जो पेयरिंग हो रही होती है वो एक्स्ट्रा पेयर का मतलब क्या है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड आ रहा हो और वीक फील्ड की तुलना में कितने ज्यादा पेयर बना रहा है वो चीज यहां लिखी जाती है। ठीक है, जैसे यहां देखो, इधर अगर हम इसको लिखें तो क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 6 वाले केस में माइनस का 2.4, माइनस का 2.4 प्लस क्या हो जाएगा डेल नॉट, प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 2.4, और कितने एक्स्ट्रा पेयर हैं, एक तो इधर ही है ही, इधर कितने हैं दो, तो यानी यहां एक तो पेयर ऑलरेडी यहां बना हुआ है ना, एक्स्ट्रा पेयर कितने आए हैं तो 2p आए हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो इस तरह से यदा कदा आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या चीज चल रही, जैसे एक ही और बचा है उसके बाद तो सब सेम सेम आ जाएगा। तो यहां कितना हो जाएगा, 2 2 4 एक 5, 5 और 20, यानी माइनस का पॉइंट, माइनस का 2, माइनस का 2 डेल नॉट प्राइम, प्लस इधर का कितना आ जाएगा, इधर का आ जाएगा 1.6 डेल नॉट, ये तो ऐसा ही आ गया। ये स्ट्रॉन्ग वाला है, स्ट्रॉन्ग वाले के लिए क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा -2.4 डेल नॉट, प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा आया है यानी 0.6 डेल नॉट। ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा पेयर कितने आए, इसकी तुलना में एक्स्ट्रा पेयर कितने आए हैं, ये एक आया है यानी पी। ठीक है, तो पेयरिंग वाला टर्म जो है वो कब आता है, पेयर कहां होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, और जो पेयर आता है वो क्या आता है एक्स्ट्रा पेयर, यानी यदि एफएल WFL होता और इस SFL है, तो WFL में यदि पेयरिंग हो रही तो क्या मतलब है, वो वाली पेयरिंग यहां काउंट नहीं होती है, यहां काउंट वो होते हैं जो एक्स्ट्रा पेयर आ रहे होते हैं। जैसे यहां तो WFL है तो भी पेयरिंग हो रही, मजबूरी है, यहां पर तब भी पेयरिंग हो रही, ये जो है ये एक्स्ट्रा पेयर बना है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, SFL के कारण ये एक्स्ट्रा चीजें आई हैं। ठीक है, तो ये दो टर्म मैंने आपको यहां बताए नोट में, मैंने आपको ये दो चीजें बताई, एक था क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, कभी वैल्यू पूछ ली जाए कि इसमें कितनी आ रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना और उसके हिसाब से इस वैल्यू को यही लिखना होगा आपको, ये चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसके अंदर पूछा जाएगा बताओ क्या है अगर इसके अंदर स्प्लिटिंग एनर्जी इतनी दी है तो। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करता हूं कि जो हमने यहां स्प्लिटिंग कर रहे हैं तो क्या लगता है कि कहां पर ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। तो देखो बच्चों, ये है वो बैरी सेंटर, ठीक है, ये है वो बैरी सेंटर, ये पहुंचा SFL के अंदर, ठीक है, ये है वो बैरी सेंटर यहां ये पहुंचा WFL के अंदर, ठीक है। अच्छा ये सब जो हैं, ये सब जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, वो हम इनर डी के बारे में बात कर रहे हैं, इनर डी की जो स्प्लिटिंग हो रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो इनर डी ऑर्बिटल है वो जो स्प्लिट कर रहा है। अच्छा इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर 4s है, फिर 4p है, फिर ये सारी चीजें, फिर इधर है, ये सब इसके ऊपर है, ठीक है ना, ये सारी चीजें इसके ऊपर 4s है, फिर 4p है, ये तो हम क्या है 3D को हमने स्प्लिट कर दिया है, मतलब जैसे ऐसा है, ये ऐसा है, ये हमारा 4s वाला है, हमने इसको स्प्लिट कर दिया, इस वाले को, इसको दो लेवल में ले गए, एक स्प्लिट करके ऐसे ले गए, ऐसे एज्यूम करो, और एक स्प्लिट करके ऐसे ले गए, ऐसे एज्यूम करो। तो यहां पर ये जो है ना ये 3D वाले हैं, इनर वाले हैं, इनर वाले को स्प्लिट कर दिया, यहां ऊपर क्या है 4s और आगे वाले
चीजें 4 हायर वाली चीज यहां मौजूद है। अब जरा देखो बच्चों, अगर कोई लीगेंड अप्रोच कर रहा है, अगर कोई लीगेंड अप्रोच कर रहा है और ये स्प्लिटिंग ज्यादा हुई है, ये स्प्लिटिंग ज्यादा हुई है, तो वो इनर ऑर्बिटल को आराम से अचीव कर लेगा, या ये स्प्लिटिंग कम हुई है तो वो इनर ऑर्बिटल को आराम से अचीव कर लेगा। जितनी ये स्प्लिटिंग ज्यादा होगी उतना ये इसको आराम से अचीव कर लेगा, उतना इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनना ज्यादा आसान होगा, उतना इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनना ज्यादा आसान होगा। देखो ना, आप क्या करते थे जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लाते थे तो आप पेयरिंग कराकर कौन से बना देते थे? आप बना देते थे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जितनी ये आपकी स्प्लिटिंग कम होगी उतना ये इसके करीब कम आएगा, उतना इनर ऑर्बिटल नहीं, उतना आसानी से कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स उतनी आसानी से बनेगा। अच्छा, इनर यदि आ जाएगा तो अंदर वाले डी यूज करेगा, यानी लीगेंड न्यूक्लियस के करीब होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए कि ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? तो जो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए जो बोला जाता है वो ये बोला जाता है कि ये वाले कॉम्प्लेक्स चूंकि इसके अंदर अंदर तक आ गया है, ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं किसकी तुलना में? जो WFL है, क्योंकि WFL में यहां तक इसको काफी अंदर तक आना पड़ेगा तब जाकर ये बॉन्ड बना पाएगा, लेकिन अंदर तक ये डिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि अंदर की बजाय ये बाहर वालों के साथ बॉन्ड बना लेता है, इसलिए ये न्यूक्लियस के करीब नहीं आ पाता, यानी ये लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं। जनरली ये वाले कैसे होते हैं? ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं। स्टेबिलिटी के बारे में अपन एग्जैक्ट डीलिंग और आगे करेंगे। फिलहाल हम आगे चलते हैं और बात करते हैं फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 6 के बारे में तो बात हो गई, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब 4 में दो टाइप के कॉम्प्लेक्स है, एक है टेट्राहेड्रल और एक है स्क्वायर पेनल। ठीक है, इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं है अपने कोर्स में, लेकिन फिर भी अपन देखेंगे इसको कि इसके अंदर स्प्लिटिंग कैसे होती है। तो ये है हमारा एक क्यूब, अपन क्यूब से ही सोचते हैं, और क्यूब में हम लोग एक लॉजिक लगाते हैं। यहां पर जो हम लोगों ने टेट्राहेड्रल वॉइड देखी थी, वो टेट्राहेड्रल वॉइड कोऑर्डिनेशन नंबर 4, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होती थी? वहां एक ऑब्जेक्टिव आया था, टेट्राहेड्रल वॉइड वो होती है जो टेट्राहेड्रल शेप की होती है। और वो टेट्राहेड्रल शेप हम कैसे बनाते थे याद करो, एक लीगेंड इधर से अप्रोच करता था क्यूब में, एक इसके इधर पर, एक इसके इधर पर, एक इसके इधर पर, याद आया? और बिल्कुल बॉडी के बीचों बीच हम कह देते थे कि यहां पर है वो टेट्राहेड्रल वॉइड, यहां पर है वो टेट्राहेड्रल वॉइड। फिलहाल हम टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि यहां बीच में है वो सेंट्रल मेटल एटम। अब की लिगेंड को यदि आपका बनाना है टेट्राहेड्रल, तो इसको इस तरह से इधर अप्रोच करना पड़ेगा, इधर अप्रोच करना पड़ेगा, इधर अप्रोच करना पड़ेगा, इधर अप्रोच करना पड़ेगा। आप लोग बहुत आराम से समझ सकते हैं कि अब वो जो ऑर्बिटल थे ना बच्चों, dz स्क्वायर वाला या dx स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले, वो अब की डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे। डायरेक्ट कांटेक्ट में वो आएगा जो इस प्लेन पर मौजूद होगा, उसकी तरफ से अब अप्रोच हो रहा है। जो प्लेन वाले थे ना, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, ये उसी प्लेन की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं। यानी इस कंडीशन में जब आपका 4 लीगेंड अप्रोच करते हैं, तो अब की जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है तो वहां पर क्या होता है? अभी भी वही सारी चीजें,
पहले ये डीजेनरेट ऑर्बिटल आगे बढ़ा, एनर्जी सबकी बढ़ गई, हम पहुंच गए कहां पर, बैरी सेंटर पर, शेर की आवाज आई। लेकिन अब की आवाज लग रहा था इधर से आ रही थी, बट शेर आ गया पीछे से, इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आया, वो इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया, जो इनके अलावा बचे हैं। तो अब क्या होगा, ऊपर वाले जो हैं जिनकी एनर्जी बढ़ेगी वो होंगे क्या, ये वाले, और जिनकी घटेगी वो वाले होंगे ये वाले। ठीक है, जिनकी बढ़ेगी वो होंगे ये वाले, और ये कौन से होंगे, ये आपका होंगे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, sp3 में, या सॉरी D3S एक कॉन्फ़िगरेशन आपने यूज किया था, वहां D कौन से होते थे, यही तीन होते थे। अगर तीनों D यूज करे जाएं तो क्या चीज होगी, ये वाली। याद है, तीन D यूज कर रहे थे तो हमने D कहा था कौन से होते हैं, DXY, DYZ, DZX। ठीक है, और ये नीचे वाले कौन से हो गए, DX² Y² और DZ²। ठीक है, इसके अंदर जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, ये क्रिस्टल फील्ड का जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी हो गई, या इसको हम ऐसे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ड्यूरिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो ये इतनी होती है, और ये वैल्यू 4/9 होती है डेल नॉट के। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैंने एक नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिया होता, एक नॉर्मल मैंने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिया होता और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिया होता, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता। देखिए, जिनके अंदर इनर अंदर तक आ जाएगा वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पर टेट्राहेड्रल के अंदर क्या वो अंदर तक आ रहा है, नहीं, इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी तो कैसी है, ऑक्टाहेड्रल से कम है। ऑक्टाहेड्रल से कम है तो इनर वाला यूज करने के लिए तो काफी मुश्किल होती होगी। ठीक है, तभी देखो ये कब यूज होता है, ये तब यूज होता है जब आपका ये तीनों डी कब यूज होते हैं, ये तीनों डी तब यूज होते थे D3S के केस में। एक और होता है sp3, तो वो तो P जो यूज होता है वो तो बाहर वाला यूज होता है। ये जो P यूज हो रहा है ये तो कौन सा यूज हो रहा है, बाहर। D तभी यूज होता है जब आपका सेंट्रल मेटल एटम पर बहुत भयंकर 6 यूनिट का चार्ज था, तब वो यहां पर अंदर लिगेंड को घसीट ले रहा था सेंट्रल मेटल एटम, तभी आपने D3S यूज किया था। D3S वाला आपने तभी यूज किया था जब आपका सेंट्रल मेटल एटम पर चार्ज ज्यादा होता था। याद करो, MnO4 माइनस Cr2O, CrO2, Cl2, सब में जो चार्ज होता था वो कैसा होता था, जबरदस्त होता था, ताकि वो लिगेंड को घसीट ले और इन डी का यूज कर पाए। यहां सवाल क्या आएगा, यहां सवाल आएगा ये कि स्प्लिटिंग एनर्जी बार बार बोलते हैं, स्प्लिटिंग इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो डेल्टा आता है और जो ऑक्टाहेड्रल में आता है उनमें क्या रिलेशन है, एक ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऊपर ये जो गया है ये कितना गया है, तो वंस अगेन ये जो ऊपर बढ़ा है वो 4 है और नीचे घटा है इतना, तो ये ऊपर बढ़ा होगा +4 के बराबर और नीचे घटा होगा -6 के बराबर। ठीक, तो इसके अंदर और कुछ नहीं, बस यही, ये फिलिंग और ये सारी चीजें यहां पर नहीं आती। इसी तरह से एक अंतिम केस है, इसके अंदर क्या पूछ लिया जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का एक केस ये है, केस 1 है क्या इसमें, फॉर टेट्राहेड्रल, और अगला केस है केस 2 जो है फॉर स्क्वायर प्लेनर। ठीक है,
अब जरा स्क्वायर प्लेनर वाले को समझ लेते हैं, बहुत छोटी सी चीज है ये वाली। देखो स्क्वायर प्लेनर कैसे बना, इसको समझने के लिए आप एक काम करो, आप इस चीज पर मत जाओ कि स्क्वायर प्लेनर कैसे बना। हम एक ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं आपके सामने, ये है ऑक्टाहेड्रल, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। एम, यहां लीगेंड लगा हुआ है, 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 एक लीगेंड ऊपर लगा हुआ है, एक लीगेंड नीचे लगा हुआ है, ठीक है। आप इससे समझो स्क्वायर प्लेनर के अंदर स्प्लिटिंग कैसी होती है। यहां पर अभी तक स्प्लिटिंग हो चुकी है, ये पूरी प्रोसेस ऐसे हो चुकी है। ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल थे और डीजेनरेटेड ऑर्बिटल पहले बैरी सेंटर पर गए थे और बैरी सेंटर पर जाने के बाद वो स्प्लिट हो चुके थे। ऊपर आ गया था आपका ईजी ऑर्बिटल, नीचे आ गए थे आपके T2G ऑर्बिटल। इतनी कहानी हो चुकी है। ये हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले, ये हैं डी जेड स्क्वायर वाले, ये है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। अब इस चीज को समझना थोड़ा सा, यहां पर एक चीज, ठीक है। ये बैरी सेंटर इतना हो चुका है। अब मैं कहानी को इसके आगे बढ़ाता हूं। अब मैं आपसे कह रहा हूं स्क्वायर प्लेनर बनाना है ना, तो स्क्वायर प्लेनर में ये जो है, ये ऊपर वाला कौन सा है, जेड वाला है। ये वाले कौन से हैं, ये वाले, ये मान लो ऐसा है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, जेड एक्सेस है, ठीक है। ये वाला वाई, ये वाला एक्स एक्सेस है और ये वाला जेड एक्सेस है। तो इसकी एनर्जी बढ़ी हुई है, इसकी बढ़ी हुई है, इनकी बढ़ी हुई है। अब हम कह रहे हैं कि स्क्वायर प्लेनर समझना है ना, तो क्या करो, इसको यहां से दूर भगाओ। अब इस वाले को यहां से दूर भगाओ, इसको, इस बॉन्ड को धीरे 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 यहां से खींचते चले जाओ, खींचते चले जाओ और इसको हटा दो। अगर ये दोनों वर्टिकल वाले हमने हटा दिए, ये हटा दिया, ये हटा दिया, तो स्क्वायर प्लेनर हमारा जनरेट हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, इन दोनों में दोनों की एनर्जी ऑक्टाहेड्रल में बढ़ी हुई है। अब यदि हम Z वाले से लिगेंड्स को दूर ले जा रहे हैं, तो Z वाले की एनर्जी क्या होगी, इधर से हम शेर को इससे दूर ले जा रहे हैं, तो ये कूल होगा, इसमें लगेगा हाँ चलो ठीक है। तो इसकी एनर्जी, किस वाले की, Z वाले की एनर्जी, ये एनर्जी घटेगी, इसकी दिल की धड़कन शांत होने लगी, नॉर्मल होने लगेगी, ठीक है। एक घटा है तो दूसरा नेट में एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, एक घटा तो ये वाला इसके रिस्पेक्ट में बढ़ेगा। ये नीचे गया कौन सा, जेड वाला, ऊपर गया कौन सा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, ये जो हट रहा है, अगर मैं इस प्लेन के बारे में बात करूं, ये है ये वाला प्लेन, कौन सा, वाई जेड प्लेन, ठीक है। ये वाला प्लेन जो है जिसको हम कह रहे हैं जेड वाई प्लेन है, ये वाला। अगर मैं इसके अंदर देखूं तो ये z जब दूर जा रहा है, तो जिनमें जिनमें z मौजूद है उनकी एनर्जी भी क्या होगी, जिनके अंदर z मौजूद है उनकी एनर्जी भी क्या होगी, घटेगी। और जिनके अंदर z मौजूद नहीं है उसकी एनर्जी ज्यादा ही बनी रहेगी, क्योंकि लीगेंड z से दूर हो रहा है ना, तो जिनसे दूर हो रहा है वो कूल हो रहे हैं, जैसे इससे दूर हुआ तो ये कूल हुआ। वैसे ही जिनमें जिनमें Z होगा उनके अंदर तो चूंकि लिगेंड इससे दूर जा रहा है, इनकी एनर्जी घटेगी। और जिनके अंदर Z नहीं है उसकी एनर्जी, अब इसको तो बैलेंस करना है ना, कुछ की घटी है तो कुछ की बढ़ेगी, तो नेट में एनर्जी कंजर्व रखनी, तो ये बढ़ती है। और एक्सपेरिमेंट्स ये बताते हैं कि ये आता है करेक्ट स्प्लिटिंग का सीक्वेंस। सबसे ऊपर आता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला, फिर आता है
dxy, फिर आता है dz², फिर आता है आपके ये दोनों dyz और dzx। ये है स्प्लिटिंग किसके अंदर? डेल्टा, स्प्लिटिंग एनर्जी इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर। और ये जो वैल्यू होती है ये होती है 1.3 इंटू डेल्टा नॉट। तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किस केस में होती है? सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होती है स्क्वायर प्लेनर के केस में। सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होती है स्क्वायर प्लेनर के केस में। उसके बाद स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल में। उसके बाद स्प्लिटिंग होती है टेट्राहेड्रल में। ठीक है। अच्छा, अब जरा यहां आपको ये चीज याद रखनी, समझ में आया क्या हुआ? इधर से दूर भागा, जिनसे दूर भागा उनकी एनर्जी कम हुई। जेड से दूर भाग रहा है तो जेड वालों की एनर्जी तो कम हो रही है, लेकिन बाकियों में तो लीगेंड लगे हुए हैं, इनकी एनर्जी कम हुई तो इसकी इसके रिस्पेक्ट में बढ़ी, ये ऊपर पहुंच गया, ये ऐसे आ गया। अब अगर अब याद हो आपको तो फिर से ये इधर ये आउटर वाले हैं। अब लीगेंड अप्रोच कर रहा है और लीगेंड अप्रोच कर रहा है, 4 का केस है और उसको स्क्वायर प्लेनर बनाना है। तो स्क्वायर प्लेनर में मैंने आपसे कहा था कि DsP2 में जो D यूज होता है वो D कौन सा यूज होता है? वो D यूज होता है dx² y² वाला। जो D यूज होता है वो D कौन सा यूज होता है? वो यूज होता है x² y² वाला। तो ये लॉजिक अब आपको क्लियर हो गए होंगे। मैंने हर चीज का एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया। जो चीज आपको वहां हमने कही थी कि ये आगे आएगी, ये चीज इसके अंदर मैंने बता दी। अब मैं इसमें कहानी मैंने स्प्लिटिंग देख ली 4 के केस में और 6 के केस में। अब यहां पर इसमें नहीं कुछ होता कि इतना कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, ये नहीं, यहां ये वैल्यू आती है। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर अब आगे बात करता हूं कलर आने के बारे में और स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसे एग्जैक्टली देखते हैं उसके बारे में बताता हूं। जल्दी टिप्स।